माला नाम की एक महिला थी। माला एक झोपड़ी में रहती थी। वो झोपड़ी ऐसी जगह पर थी जहाँ पर कोई इंसान रहना भी नहीं चाहता था। झोपड़ी के चारों तरफ खुला नाला था। सभी जगह पर पूरा कबाड़ ही भरा पड़ा था, मगर माला के पास कोई और उपाय ना होने के कारण वो वहीं रहती थी। माला अपना गुजर बसर करने के लिए 2-3 घरों में नौकरानी का काम करती थी। मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं घर जाऊं? हाँ ठीक है, चली जाओ, लेकिन कुछ कपड़ा बच गया है, उसे धो देना। लाइए मालकिन, धो देती हूँ, इसके बाद ही जाऊंगी। नहीं, आज नहीं, कर देना। नहीं मालकिन, आपने कह दिया है तो अभी ही कर देती हूँ। माला कपड़े धोने चली जाती है। माला के इस व्यवहार की वजह से उसकी सभी मालकिन उसे बहुत मानती थी और जो भी थोड़ा बहुत बच जाता था वो माला को दे देती थी और हर त्योहार पर अलग से कपड़ा और पैसे भी मिलते थे। कपड़ा धोकर माला अपने घर आ जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। आसपास नाला होने की वजह से माला की झोपड़ी रात होते ही मच्छरों से भर जाती है। हे भगवान, न जाने और कितने दिनों तक इसी तरह रहना होगा। अब न जाने कब मैं इस जगह से निकलकर कहीं और जा पाऊंगी। माला की झोपड़ी जिस जगह पर थी वहाँ बिजली पहुँचना तो लगभग नामुमकिन था। माला शुरू से ऐसी जिंदगी नहीं जी रही थी। एक समय था जब माला अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। माला के माँ पिताजी अच्छे पद पर थे, कमाई भी बहुत अच्छी थी। माला का बचपन ऐसे आराम में बीता था, मगर अचानक एक हादसे में उसके माँ पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद माला के माँ पिताजी सारी संपत्ति उसके चाचा चाची ने हथिया लिया। 5 साल पहले। इस वक्त माला 15 साल की थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चाचा चाची, ये क्या हो रहा है? इतने लोग यहाँ क्यों आए हैं? तेरे माँ बाप मर गए हैं और क्या होगा? ये सब सुन माला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माला की चाची उसे कमरे में लेकर आती है। इस कमरे के अंदर रहो और बाहर आने की कोशिश भी मत करना। क्यों चाची, क्या हुआ? माला के माँ पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद माला की चाची माला के पास आती है। सुन, कल तुझे देखने एक लड़का आ रहा है, ये ले कपड़ा, अच्छे से पहनकर तैयार हो जा। चाची, आपको क्या हो गया है? ये क्या कह रही हैं आप? जितना कह रही हूँ उतना कर। अगले दिन एक अधेड़े उम्र का आदमी सज धज के माला के सामने बैठा था। चाची, ये कौन है? ये तेरा दूल्हा है। ये मेरा दूल्हा कैसे हो सकता है? तू चुप रह, तुझसे कुछ पूछ नहीं रही हूँ। माला के चाचा चाची माला की शादी जबरदस्ती अधेड़ उम्र के इंसान के साथ करवा देती है और उसकी सारी संपत्ति हथिया लेते हैं। माला उस आदमी के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। शादी के बाद भी माला के पति की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन आता है जब माला के पति की मृत्यु हो जाती है। माला रोते बिलखते चाचा चाची के पास पहुंचती है। हम क्या करें? तेरी पति की मृत्यु हो गई है तो चल निकल यहाँ से, हम नहीं रखने वाले तुझे अपने घर में। माला के चाचा चाची उसे घर के अंदर भी नहीं आने देते हैं। जब माला को इस छोटी सी उम्र में सब कुछ अकेले ही करना था, इसके बाद से ही माला एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। माला अपना गुजर बसर करने के लिए नौकरानी का काम करने लगती है। कुछ दिनों में होली आने वाली थी। माला बहुत ही अच्छा गुजिया बनाया करती थी, इसलिए उसकी मालकिन ने गुजिया बनाने का काम उसे ही दिया था और इस बार माला को होली के शुभ अवसर पर थोड़ा ज्यादा बख्शिश मिलने वाला था। मालकिन, कुछ और लोगों के घर भी जाकर गुजिया बनाना है। ठीक है, मगर सबसे पहले तुम मेरे घर पर बना दे, इसके बाद चली जाना। माला एक घर में गुजिया बना देती है और फिर बाकी घरों में भी जाकर गुजिया बना देती है। थोड़ा थोड़ा गुजिया बच जाता है जो सभी माला को दे देती है। उस गुजिया को माला घर लाकर आ रही थी, तभी उस पास से माता की झांकी निकलती है और वहीं से कुछ उड़कर माला की गुजिया की थैली में गिरता है। गुजिया से भरी थाली अचानक बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है। माला अपने घर आती है। जैसे ही वो गुजिया की थैली देखती है, वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो थैली ढेर सारे सोने के गुजियों से भरा था। हे भगवान, इसमें तो साधारण गुजिया थी, सोने की गुजिया कहाँ से आ गई? मैं तो धन्य हो गई। माला कुछ सोने की गुजियों को बेच देती है। उन पैसों की मदद से अपनी एक ढंग का घर बनाती है। इसके बाद माला अनेक प्रकार के व्यापार शुरू करती है।
धीरे धीरे माला का नाम बहुत बड़ी हस्ती के रूप में गिना जाने लगता है। अब तक माला की शादी नहीं हुई थी। हजारों लड़के माला से शादी करने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। लगता है मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए। माला एक अच्छे लड़के को ढूंढकर शादी कर लेती है। अब माला का घर बस चुका था। इस सोने की गुजिया ने मेरी बहुत मदद की है, मगर अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है और आगे मेहनत से मैं और भी पैसे कमा लूंगी। इसे संभाल कर रखती हूँ। माला बाकी बचे हुए सोने की गुजिया को संभाल कर रख देती है। माला के चाचा चाची अब चाह रहे थे कि माला उनके पास वापस आए, इसलिए दोनों माला के पास आते हैं। बेटी माला, चल, यहाँ क्या करोगी? अपने परिवार के साथ रहना। हम तुझे बहुत याद करते हैं। परिवार? कैसा परिवार? मेरा परिवार यही है। आप लोग मेरे परिवार नहीं। मैंने अपनी अलग दुनिया बना ली है। अब मैं आप लोगों के पास कभी नहीं आऊंगी। एक छोटी बच्ची के साथ कैसा बर्ताव किया था आप दोनों ने, मुझे सब याद है। इसी तरह वो अपने चाचा चाची को भगा देती है। माला के चाचा चाची इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैंने सुना था कि इसके हाथ कुछ बड़ा माल लगा था, जिस वजह से ये इतने अमीर बन गई है। हमें वही पता करना होगा। माला के चाचा चाची माला के ऊपर नजर रखने लगते हैं। एक दिन माला उन सोनों की गुजियों को निकालकर सारी बातें याद कर रही थी और धन्यवाद कह रही थी। ये सारी चीजें उसके चाचा चाची छिपकर देख लेते हैं और सारी बातें समझ जाते हैं। इसे ही चुराना होगा। दोनों मौका ढूंढकर उस सोने की गुजिया को चुरा लेते हैं। अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। जब अकेले में दोनों थैली को खोलते हैं, तब देखते हैं सोने की गुजिया की जगह साधारण गुजिया है। सोने की गुजिया कहाँ चली गई? दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वही गुजिया फेंक कर चले जाते हैं। तब वहाँ माला आती है और वो गुजिया उठाती है। तुरंत वो सोने की गुजियों में बदल जाता है। इसे कोई भी नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये जादुई गुजिया है। और इस तरह माला अपने चाची और चाचा से दूर बना लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी में रहने लगती है। हीरा एक गरीब किसान था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, हीरा की बैलगाड़ी बुलवा लेता। वो अपनी बैलगाड़ी में हमेशा चादर, कंबल, लालटेन, छाता और लाठी साथ रखता था कि कभी जरूरत पड़े तो कहीं भी बैलगाड़ी में ही सो पाएगा। एक दिन ठंड के दिनों में वो चीनी मिल से गन्ना देकर वापस आ रहा था। उसने जल्दी पहुंचने के चक्कर में छोटे रास्ते की तरफ गाड़ी हाँक दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि बूंदा बूंदी शुरू हो गई। सामने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। अंधेरा भी घिर आया था। अचानक बैलगाड़ी के पहिए चरमरा कर रुक गए। उसने लालटेन उठाई और छाता लेकर नीचे उतरा। पास में ही एक झील थी। एक दो बार उसने पहिए को अकेले ही निकालने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात और काली हो गई थी। वो परेशान हो गया। इतनी ठंड में भी पसीने की बूंदें छलछला आई थी। वो लाठी टेकता हुआ झील की तरफ बढ़ गया। वहां सिवाय झिंगुरों की आवाज और जुगनुओं की चमक के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। मरता क्या ना करता। हीरा झील के किनारे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। अचानक झील का पूरा पानी रोशनी से भर गया। उसमें से बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गई। एक कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ किनारे पर आने लगा। वो सांस रोके पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। तभी झील की सारी मछलियां और कछुए झील के बाहर निकल गए और उन्होंने खूबसूरत राजकुमार राजकुमारियों का रूप धारण कर लिया। सब ने इधर उधर देखा। काफी देर तक किसी की प्रतीक्षा करते रहे। तभी झील से एक सुनहरा हंस और हंसनी का जोड़ा किनारे पर आ गया। उनके आते ही सब चुप हो गए। वे बाहर आते ही राजा और रानी में बदल गए। राजा ने आते ही राजकुमार को नजदीक आने का संकेत किया और राजकुमार के कान में कुछ बोले। राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो गया और जो सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी उसका हाथ पकड़कर राजा रानी के पास आ गया। राजा ने उस खूबसूरत राजकुमारी से कुछ कहा और वो थोड़ा शर्माई। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत शहनाई बजने लगी
और पुष्पों की वर्षा होने लगी। दरअसल दोनों का विवाह हो गया। तभी हीरा की बैलगाड़ियों के बेलों के गले की घंटी जोर से घनघना उठी। उस आवाज को सुनते ही सिवाय उस नवविवाहित जोड़े के बाकी सभी लोग झील में कूदकर उसमें समा गए। हीरा जैसे सोते से जगा, वो चुपचाप बैठा रहा। तभी उसने देखा राजकुमार और राजकुमारी उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हीरा की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दोनों जब वहां आए तो उनकी बातें उसे सुनाई पड़ी। राजकुमार ने कहा, अरे हम यहाँ से अपने महल की तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं दिख रही है। हीरा ने साहस जुटाया और सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजकुमार से कहा, हुजूर, अगर आप लोगों को किसी सवारी की तलाश है तो मेरे पास बैलगाड़ी तो है, पर उसके पहिए कीचड़ में फंस गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो जल्दी चलो, देखते हैं। तीनों जब बैलगाड़ी के पास पहुँचे और राजकुमार ने जैसे ही पहिए में हाथ लगाया, पहिया निकल गया। हीरा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हुजूर, आप लोग आराम से इस बैलगाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देता हूँ। बस आप रास्ता बताते जाइए। ये कहकर उसने बैलों को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी जंगल से बाहर आ गई। हीरा को आश्चर्य हो रहा था कि बैलगाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे हो गई। हीरा ने कहा, हुजूर, अब बताइए कहाँ जाना है? राजकुमार बोला, अरे बस बस, हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे से दाहिनी तरफ ले लो भाई। हीरा ने बैलगाड़ी दाहिनी तरफ घुमा दी। उधर मुड़ते ही एक बहुत बड़ा मैदान था। उसको पार करते ही एक बहुत बड़े राज्य की सीमा नजर आई। बैलगाड़ी जैसे ही महल के फाटक पर खड़ी हुई, फाटक अपने आप खुल गया और बैलगाड़ी सीधी फाटक के अंदर चली गई। हीरा की तो हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। इतने नक्काशीदार और सुंदर महल तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। बैलगाड़ी रुकते ही कुछ लोग राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए आ गए। शायद उनके माता पिता थे। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थामकर उन्हें बैलगाड़ी से नीचे उतार लिया। फिर हीरा की तरफ घूमकर बोले, भाई आओ, अभी तुम भी आराम करो, सुबह चले जाना। हीरा कुछ बोल ना सका। वो भी बैलगाड़ी को एक तरफ खड़ा करके उनके पीछे पीछे चल दिया। राजकुमार ने एक वर्दीधारी व्यक्ति से कहा, ये हमारे अतिथि हैं, इनके आराम की पूरी व्यवस्था कर दीजिए। जब वो अतिथि वाले कक्ष में पहुंचा तो वहां आलीशान बिस्तर लगा था। हीरा एक बार अपने कपड़ों को देखता और एक बार उस आलीशान कक्ष को देखता। तभी वो व्यक्ति उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान लेकर आ गया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, आप कुछ खा पी कर यहाँ आराम करिए। राजकुमार आपसे सुबह मिलेंगे। उन्होंने कहा है आप उनसे बिना मिले मत जाइएगा। मैं चलता हूँ। कोई आवश्यकता होगी तो ये घंटी बजा दीजिएगा। हीरा ने हाथ मुंह धोया और फिर खा पीकर आराम से सो गया। वो जब सुबह उठा तो राजकुमार से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी राजकुमार ने उसे बुलवा भेजा। राजकुमार ने कहा, भाई, अगर आपने हमारी सहायता ना की होती तो हम दोनों पुनः उस झील में कछुए और मछली का जीवन बिताने को मजबूर हो जाते। हुजूर, मैं समझा नहीं। लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं एक बार उस झील के किनारे घूम रहा था। उस दिन अमावस्या थी। तभी अचानक वहां अंधेरा छा गया और मैं ना जाने कैसे झील में गिर पड़ा। तब से मैं उसी झील में शापित जीवन बिता रहा था। हर पूर्णिमा की रात को सभी जलचर बाहर आकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और झील में रहने वाले हंस हंसिनी किसी एक को अपना जोड़ा बनाने की अनुमति देते हैं। अगर 3 घंटे तक वो जोड़ा झील से दूर नहीं जा पाते तो उसे पुनः वही जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए अगर आप हमें ना मिलते तो आप समझ सकते हैं हमारा क्या हश्र हुआ होता। और हाँ, आपको अपने परिवार के साथ मेरे पास ही रहना होगा। हुजूर, आप लोग सदा सुखी रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा।
पर मैं अपने बैलों को कहाँ रखूंगा? अरे उन्हें भी साथ लेकर आ जाइएगा। हीरा अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर आ गया। दूसरे दिन ही राजकुमार ने उसको बुलाने के लिए शाही रथ भिजवाया, परंतु हीरा अपनी बैलगाड़ी पर ही आया। वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। पूरा परिवार राजमहल में सुख का जीवन बिताने लगे। जादुई झील ने दूसरों को बहुत कष्ट दिया, पर हीरा के लिए तो वो वरदान साबित हो गई। सत्यवान एक दुकानदार था। उसकी दुकान केवल आसपास के इलाके में ही नहीं, परंतु दूर दराज के शहरों में भी अच्छी तरह जानी जाती थी। मगर समय के साथ उसका व्यापार उसकी ताकत नहीं, अपितु घमंड बन गया। यूं तो किसी भी व्यापारी का दीन और धर्म उससे ईमानदारी की अपेक्षा करता है, लेकिन आजकल के इस दौर में जाने कौन इस आचरण का प्रमाण बनेगा। सत्यवान नाम से तो सत्य का पुजारी था, परंतु काम से एकदम उल्टा। उसे ये यकीन हो गया कि अब यदि वो लकड़ी के उस बैट को चांदी का भी कह दे तो भी वो उसे बेच ही देगा। सत्यवान की दुकान पर काम करने वाले विनोद और जावेद भी उससे परेशान होने लगे थे। शुरुआती दिनों में तो सही काम सही दाम के नारे पर उसकी दुकान का भला काम चलता था, लेकिन देखते ही देखते वो केवल एक कहने की बात बन गई। छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बताकर वो अपने सहकर्मियों के पैसे काटने लगा था और उन पैसों से अपनी जेब भरने लगा था। खुद को लाचार पाकर विनोद और जावेद चुपचाप काम करते रहे। समय के साथ वो अब गुणवत्ता के खेल उपकरण बेचने लगा था, लोगों को ठगने लगा था और लोगों के पैसे से अपनी तोंद भरने लगा था। उसकी बीवी शांति भी कहाँ कम थी। कहते हैं ना, परोपकार तो घर से ही आरंभ होता है। उसी प्रकार चोरी और लालच का आरंभ भी कुछ इसी तरह होता है। एक दिन शांति ने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, सुमन को उसके पति ने एक शानदार सोने का हार तोहफे में दिया है। वो मैं क्या कह रही थी कि अगले महीने। इस पर सत्यवान बोला, अरे भाग्यवान, तुम कहो तो तुम्हें हीरों का हार ला कर दूं। शांति बोली, हाय, क्या सच में? जी बहुत अच्छा। और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ शाम को घूमने निकल गए। अगले दिन सत्यवान की दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आया। 2 हफ्ते बाद शहर में स्केटिंग की प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही थी। तभी उस स्कूल के शिक्षक को सूझा कि वो सत्यवान की दुकान पर जाकर बच्चों के लिए स्केट्स का प्रबंध कर दे। उसने सत्यवान से कहा, जी नमस्ते, मैं बालवीर विद्यालय का शिक्षक हूँ। अपने विद्यालय के प्रतिभागियों के लिए स्केट्स के प्रबंधन हेतु यहाँ आया हूँ। अभी सत्यवान अपनी दुकान पर नहीं आया था, केवल उसके कर्मचारी जावेद और विनोद ही उपस्थित थे। जावेद समझता था कि इतने कम समय में इतना भारी ऑर्डर ले पाना संभव नहीं, इसलिए उसने इस ऑर्डर को लेने से इनकार कर दिया कि तभी सत्यवान वहां आ पहुंचा। सत्यवान बात काटते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो जावेद? तुम तो किसी लायक भी नहीं, हटो, मुझे बात करने दो। अरे महोदय, आप निश्चिंत रहिए, आपका ऑर्डर सही समय पर आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आपको मिल जाएगा बस। शिक्षक बोले, मगर आपके सहकर्मी तो कह रहे थे कि। अरे छोड़िए इन्हें, ये जरा इस व्यवसाय में नए हैं। देखिए, आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा वक्त पर। और इस प्रकार शिक्षक ऑर्डर का आधा दाम भरकर चला गया। तभी जावेद बोल पड़ा, परंतु साहब, इतने कम समय में हम अच्छे और सही मूल्य के स्केट्स का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? कि तभी सत्यवान बोला, स्केट्स का मूल्य सही होना चाहिए, फिर चाहे वे स्केट्स अच्छे हो या ना हो। ये सुनकर जावेद और विनोद उठ खड़े हुए और सत्यवान की कही गई बात को
गलत ठहराने लगे। इस पर सत्यवान ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। जावेद ने बोला, ऐसी लालच भरी कमाई से तो बेहतर है कि मैं कुछ और ही काम ढूंढ लूं। तभी विनोद बोल पड़ा, सेठ जी, लालच बुरी बला होती है, याद रखिएगा सेठ जी, लालच बुरी बला होती है। यह कहकर जावेद और विनोद दुकान से निकल गए। विनोद और जावेद की दुकान छोड़ जाने के पश्चात भी सत्यवान को अक्ल नहीं आई। उसके घमंड को ठेस पहुंची। वो स्वयं ऑर्डर पूरा करने में जुट गया। उसकी पत्नी शांति ने भी एक बार के लिए सत्यवान को ये करने से रोका, परंतु अपने घमंड में चूर अब सत्यवान किसी की नहीं सुनने वाला था। सत्यवान ने सारा ऑर्डर खुद ही पूरा किया और कम से कम पैसों में खराब सामान पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद सुबह उठकर अभी सत्यवान ने चाय का पहला प्याला लिया ही था कि तभी उसकी नजर अखबार के मुख्य समाचार पर गई। 15 छात्र स्केटिंग टूर्नामेंट में हुए जख्मी। ये पढ़कर तो जैसे सत्यवान हक्का बक्का रह गया। शहर में आयोजित स्केटिंग टूर्नामेंट में 15 प्रतिभागी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ये सभी प्रतिभागी बाल वीर विद्यालय के छात्र थे। बताया जा रहा था कि इन प्रतिभागियों के स्केट्स के टायर बीच खेल में ही धीरे धीरे टूटने लगे। गति में होने के कारण छात्र अपने आप को नियंत्रण में न रख पाए और बारी बारी से गिरते रहे। शुरुआत में तो केवल 2 ही छात्रों के साथ ऐसा हुआ, मगर खेल खत्म होते होते ये संख्या 15 तक पहुंच गई। ये पढ़कर तो जैसे सत्यवान पसीने से। तभी शांति रोते हुए कमरे में वो हार लेकर आई और कहने लगी, देखिए, यदि आपने इस कमाई से ये हार मुझे तोहफे में दिया है तो इस हार का अब मुझे कोई लोभ नहीं है। सत्यवान को अपनी लालच पर बहुत पछतावा हुआ और उसने सारे कमाए हुए पैसे उन छात्रों के अस्पताल की फीस भरने में लगा दी। उसने जावेद और विनोद से हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे से उन्हें अपने व्यवसाय में बराबर की भागीदारी भी दे डाली। सही काम सही दाव, अब से यही उनका सिद्धांत बन गया।